इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो मुगल काल से संबंधित हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, औरंगज़ेब के किस पुत्र ने संगीत पर एक पुस्तक तुहफ़तुल हिंद लिखी थी? तो उसमें उत्तर है ग। दूसरा है, बाबर किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? तो बाबर जो है नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित का, इसका उत्तर घ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत मुगल शासक अकबर का समकालीन नहीं था? शेख मूसा भी थे, बहाउद्दीन नक्शबंदी भी थे, सलीम चिश्ती भी थे, और ये इसका उत्तर घ है, उपर्युक्त कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अमीर उम्दा किस श्रेणी के मनसबदार को कहते थे? तो इसका उत्तर ग है, 2500 से अधिक जात वाले मनसबदार को अमीर उम्दा कहा जाता था। मुगल शासक अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, उसके पीछे उसका उद्देश्य था कि बेहतर प्रशासन स्थापित हो सके, बेहतर प्रशासन, उसमें भ्रष्टाचार का स्थान कम से कम हो और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये अकबर ने शुरू किया था। लेकिन इसके बाद में कई दोष भी देखने का है, जिसको मैं अगले वीडियो में जब मुगल मनसबदारी वीडियो बनाऊँ उसमें आपको डिस्क्राइब करके उसकी व्याख्या करते हुए समझाऊंगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में राजस्व प्रशासन से संबद्ध एक पदाधिकारी होता था, वह पदाधिकारी का नाम दिया मुस्ताजिर, इसका मुख्य दायित्व था। तो ये जो था लगान वसूली का ठेका लेता था, उत्तर घ है। अगला प्रश्न, मुगल काल में किसानों का एक वर्ग था मुकर्ररी, मुकर्ररी का तात्पर्य क्या था? तो इसका उत्तर है छठा का घ, वैसे किसान जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से अधिक भूमि ले लेते थे। अगला सवाल देखते हैं, सातवां, मुगल काल में बटाई अथवा गल्ला बख्शी लगान व्यवस्था साम्राज्य के किन क्षेत्रों में लागू थी? तो सातवें का उत्तर है घ, ठट्टा, कश्मीर और कंधार, यानी कि सभी उपर्युक्त सभी तमाम क्षेत्रों में जो दिया है वहाँ लागू थी। अगला सवाल, मुगल काल में निम्नलिखित में से किन लगान व्यवस्था में लगान की अदायगी नकद में होती थी? तो इसका उत्तर आठवां का ग है, जाप्ती, कनकूत, नस्क, बटाई। तो इसमें ग उत्तर है। अगला देखते हैं, मुगल काल में पैबाकी भूमि से क्या तात्पर्य था? तो नौवां का उत्तर भी ग है, जागीर की कमी को पूरा करने वाली भूमि थी। तो जागीर भूमि भी होती थी, खालसा भूमि होती थी मुगल काल में, खालसा भूमि का जो सरकारी भूमि कहलाती थी खालसा भूमि। अगला सवाल, मुगल काल में खुराक दब्बाब से क्या तात्पर्य है? ये पर्शियन का शब्द है खुराक दब्बाब। तो इसमें इसका उत्तर 10वां का बी है, मवेशियों के लिए चारा भत्ता। अगला प्रश्न, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत दी जाने वाली जागीरों के संबंध में सही नहीं है। तो इसका उत्तर अच्छा है, खालसा जागीर, जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ। दोस्तों इसको इसलिए इसमें कई ऑप्शन का खा गा वैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें शामिल कर दूं कम से कम समय में, इसी उद्देश्य से इसमें चा छा भी ऑप्शन, कहीं कहीं जा भी ऑप्शन शामिल किए गए हैं इसमें। अगला प्रश्न, मुगल काल में मनसबदारों की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर होती थी? तो 12 का उत्तर का है मीर बख्शी, ये सैन्य विभाग का भी प्रमुख हुआ करता था। अगला 13, मध्ययुगीन भारत में खानजादा से क्या तात्पर्य है? तो ये इसका उत्तर बी है, भूतपूर्व मनसबदारों के जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हीं को खानजादा कहा जाता था। अब 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण पीले बलुआ पत्थर से हुआ है? तो बुलंद दरवाज़ा, अकबर जो निर्माण इसका करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में। तो इसका उत्तर सी है। अगला, अकबर की तौहीद इलाही से असंबद्ध सिद्धांत है, मतलब संबंधी सिद्धांत नहीं है। सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना बिल्कुल सही है का
शाकाहारी भोजन करना, बात सही है। अगला, अपने जीवन पर भोज देना, अपने जन्मदिन पर भोज देना एवं दान करना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका असंबद्ध जो नहीं है, हिंसा का पूर्ण त्याग, ऐसा नहीं है जो दीन इलाही तौहीद इलाही, इसे अबुल फजल ने तौहीद इलाही कहा। वैसे सामान्यतः इसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये धर्म नहीं था, क्योंकि कोई भी धर्म होने के लिए उसके लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं। जैसे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में वेद हैं, उनके आदर्श ग्रंथ। इस्लाम धर्म है तो उसमें कुरान है, आदर्श ग्रंथ। ईसाई हैं, क्रिश्चियनिटी है, यानी ईसाई धर्म के अनुयायी हैं तो उनके लिए बाइबिल है। ऐसे ही तमाम धर्मों में एक आदर्श ग्रंथ होता है और एक आदर्श व्यक्ति होता है। जैसे सनातन धर्म में भगवान राम आदर्श व्यक्ति हैं, वैसे कुरान में अगर देखा जाए तो पैगंबर जो हैं, कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद साहब आदर्श व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस उद्देश्य से दीन इलाही में तो कोई प्रमाणिक ग्रंथ का अभाव था। पहला तो ये कट जाता है, इसलिए धर्म नहीं था। दूसरा, इसमें देखिए कि आध्यात्मिक गुरु मानना पड़ता था, ना कि भगवान या भगवान का कोई पुस्तक। तो इस प्रकार से ये एक धर्म नहीं था, ना तो इनकी कोई इसका प्रमाणिक एक ग्रंथ था, ना कोई एक आइडियल व्यक्ति। तो चलिए ठीक, आध्यात्मिक गुरु सम्राट को मान लिया जाता है, यानी अकबर अपने को कह रहा है। उसके पीछे अकबर की दूसरी राजनीतिक उद्देश्य था, वो मुग़ल धार्मिक नीति में मैं आपको बताऊंगा। अगला है 16 नंबर, तो इसका 15 का उत्तर घा है और 16 का उत्तर है का। मुग़लकालीन शासकों को कालक्रम में सजाइए। तो आप इसको देख लिया, ऐसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो रफ़ीउद्दरजात, मोहम्मद शाह रंगीला, इसमें टाइपिंग की कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप मिला लीजिएगा इसको। इसका उत्तर ए है। और कोशिश करिएगा इनका कालक्रम भी आप देख के तैयार कर लीजिए, कालक्रम कब से कब तक कौन था, बेहतर रहेगा। और इसको नोट करते जाइए। तो इससे आपको एक बार तो देख रहे हैं, एक बार नोट करेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि जब आपको नहीं याद आ रहा है देख लिए, फिर उसके बाद याद आ गया। या वीडियो में ही देख सकते हैं कितने टाइम है, ये तो आपको ध्यान रहेगा नहीं। तो एक नोट्स भी आप बनाते चलिए साथ में, जो नए प्रश्न आपको मिले उसको आप नोट कर लीजिए। और जो उससे संबंधित क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, जो ऑप्शन, तो उस कमेंट्स में करके हमसे पूछ सकते हैं, तो मुझसे प्रश्न करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए, या ये गलत उत्तर है। ऐसी संभावना नहीं है कि कोई गलत आंसर आपको दिया जाएगा। पूरा तहकीक करके इसकी तब जाके मैं इसको वीडियो डालता हूँ। भाई इंसान से गलती हो जाती, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में हो जाए, लेकिन ऐसी संभावना कोशिश की गई है कि ऐसी संभावना भी ना बने। तो 16 का उत्तर ए है। टाइपिंग यहाँ कुछ मिस्टेक है, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला आपने देखिए वो, तो इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक पर ध्यान ना देते हुए उसको सार को समझने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, मुग़ल काल में किंग मेकर नाम से चर्चित सैयद बंधुओं ने निम्नलिखित में किन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ समझौता पूर्ण नीति अपनाई थी? उपयुक्त सभी हैं, मराठा, राजपूत, जाट। अगला देखते हैं 18, निम्न में से स्थापत्य कला का कौन सा से तत्व भारत को तुर्कों की देन नहीं है, यानी भारत तुर्कों द्वारा नहीं लाया गया? तो इसका उत्तर 18 का गा है, यानी सा 1 और 6। तुर्क जब हिंदुस्तान आए उससे पहले चौकोर स्तंभ और ढलान छतें बनती थीं, लेकिन तुर्क अपने साथ गोलाकार स्तंभ लाए, मीनार लाए, मेहराब लाए, गुंबद। तो ये निर्माण तुर्कों द्वारा भारत में लाया गया। अगला सवाल देखते हैं, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के विषय में क्या असत्य है? तो इसके बारे में ये सी वाला असत्य है, या मुग़ल काल की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये मुग़ल काल की सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है। अगला सवाल, निम्न में सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें जा तक ऑप्शन शामिल किया हूँ, इसलिए कि इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको इसमें 7 प्रकार के क्वेश्चन तैयार बन सकते हैं। वन लाइनर में या पूछ सकता है अष्टकोड़ी मकबरे का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है, या
किसका मकबरा अष्टकोणी है। तो इससे आप 7 क्वेश्चन बना सकते हैं। 7 क्वेश्चन को एक में करनी आपकी सुविधा के लिए आप कहीं एक जहाँ नोट कर लीजिए, इसके लिए मैं ये किया हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन है बी का 20वां का उत्तर जा है। भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नहीं थी। भारत की पहली मस्जिद जो केरल में बनाई गई थी, अरब व्यापारी जो केरल आते थे वही नमाज़ पढ़ने के लिए उनकी बनाई गई थी। तो ये दिल्ली की पहली मस्जिद जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। कुव्वतुल इस्लाम का मतलब, कुव्वत मतलब ताकत होती है, इस्लाम की ताकत। 21 रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ। तो 21 का उत्तर है ग, अकबर के समय चित्रकारी में रूप चित्र का निर्माण शुरू हो गया था। 22 को देखते हैं, मुगल काल का कौन सा चित्रकार चित्रकारी के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, सभी चित्रकारी भूदृश्यों के चित्रण में कुशल था। तो 22 का उत्तर है ए, बसावन जो था वो इन सभी में कुशल था। 23 नंबर, अकबर ने अपने समय के किस संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायक को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो 23 का उत्तर है का, 23 का तानसेन को दिया गया था। अगला सवाल, शाहजहां ने संगीत से जुड़े किस व्यक्ति को गुण समंदर की उपाधि दी थी। तो 24 का उत्तर भी गा है, लाल खां को। अगला सवाल, मुगल 25 नंबर, मुगल सैन्य व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मुगल काल में सर्वप्रथम इसे किसने प्रारंभ किया था। तो ये आसान सा सवाल है, अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की। तो 26 का उत्तर हमारा होगा घ, 18वें वर्ष। अगला देखते हैं 27 नंबर, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला सवाल, मनसब किसे दिया जाता था। 28 नंबर, ग, राज्य के सभी अधिकारियों को। 29 नंबर थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको आप देख लीजिएगा। पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविध का यानी विधि का प्रयोग है, ये गलत टाइप हो गया है। दूसरा, भवनों के अलंकरण के संदर्भ में संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट को पित्रा कहा गया है। तीसरा, मकबरों एवं मस्जिदों का एकीकृत निर्माण हुआ। मोबाइल से टाइप करने में अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं, कितना भी इसको चेक करिए कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो चौथा है, भवन के निर्माण में नक्शा आयोजन को महत्व दिया जाने लगा। ये मुगल कालीन वास्तुकला के विशेषताएं पूछ रहा है। तो 29 का उत्तर हमारा होगा ग, 1 2 3 4। इसमें 5वां जो ऑप्शन दिया, प्रत्येक इमारत में संगमरमर के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया था, तो यही नहीं है। शाहजहां के काल में हमें संगमरमर के बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग इमारतों में दिखाई पड़ता है, इसीलिए शाहजहां के काल को संगमरमर युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, बाबर ने अपने द्वारा निर्मित किस मस्जिद में ईंटों का प्रयोग किया था। तो 30 का उत्तर है ख, पानीपत के काबुली बाग में निर्मित मस्जिद में। अगला सवाल, मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनी। तो ये गा है, एतमादुद्दौला का मकबरा। 32 नंबर देखते हैं, हाजी बेगम द्वारा निर्मित मकबरा है। तो ये हाजी बेगम किसकी पत्नी थी, हुमायूं की। तो हुमायूं का मकबरा इन्होंने बनवाया था अपने पति का। दिल्ली में पुराने, ये भी दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, दोहरी गुंबद का है। 33, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किलाए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है, लेकिन आज चिड़ियों का बसेरा हो गया है, चमगादड़ों का उसमें। अगला, राज्य में एक नवीन प्रशासनिक पद प्रतिनिधि राजाराम के समय सृजित हुए। राजाराम मराठा शासक हैं। प्रथम प्रतिनिधि कौन था इसका पूछ रहा है। 34 का उत्तर है ग, परशुराम त्रैंबक।
अगला सवाल है बखर क्या था। तो ये बखर जो इतिहास है वो देशी इतिहास है, जीवन मृत है। मराठों का जो इतिहास स्थानीय मराठियों ने लिखा उस समय, उसी को बखर की संज्ञा दे दी गई। बखर में मराठी इतिहास मराठों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 35 का ग उत्तर होगा इसका। अगला देखते हैं मराठा प्रशासन के केंद्रीय सचिवालय, मराठा प्रशासन में केंद्रीय सचिवालय को क्या कहते थे। तो 36 का उत्तर है खा, हुजूर दफ्तर मराठों का सचिवालय था। 37 जटामासी मध्ययुगीन भारत में किस खास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती थी। तो ये बंगाल में उत्पादित की जाती थी। 38 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। मुगल दरबार में आने वाला, ये क्वेश्चन रहने दीजिए 38 नंबर। 39 नंबर देखते हैं, इसमें कुछ गलत टाइप हो गया है। फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था। तो 39 का फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को 1717 में फरमान देकर व्यापारिक सुविधाएं दी, और यह फरमान जो फर्रुखसियर ने दिया वो आगे चलकर अंग्रेज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो इसे जो प्रतिनिधि शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था जॉन सरमैन। तो 39 का हमारा उत्तर हो गया घ। 40 नंबर देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित थी, यानी कहाँ बनाया था प्रेसिडेंसी। तो सूरत में उन्होंने पहली प्रेसिडेंसी अपनी बनाई थी। अगला किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है। तो इसमें सीधा सीधा आप देखिएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। 42 नंबर अतालिक से क्या अभिप्राय है। अतालिक शिक्षक या अभिभावक। मुगल काल में यह शब्दावली काफ़ी प्रचलन में थी। अतालिक जब बादशाह को पुत्र होता था तो योग्य व्यक्ति को उसको शिक्षक के रूप में नियुक्त करे। आप देख रेख करके उन्हीं योग्य व्यक्ति जो विद्वान होते उन्हीं के देख रेख में राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे। तो 42 का भी। 43 मुगल काल में खम्भों स्तंभों पर पित्रा द्यूरा पच्चीकारी की सजावट किसके समय आरंभ हुई। 43 का घ शाहजहाँ के समय। पित्रा द्यूरा शैली है क्या वास्तव में, आप समझ लीजिए। जो एग्जाम्पल लेते हैं ताजमहल का। ताजमहल आप गए तो उसमें पत्थरों को तराश कर उसमें नए प्रकार के पत्थर चिपकाए गए हैं, और यानी डिज़ाइन बनाई गई है। तो उसी को पित्रा द्यूरा पच्चीकारी वाली शैली कहा जाता है। पित्रा द्यूरा शैली वही संक्षिप्त में मुगल काल की कला में, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इसमें रंगे बिरंगे पत्थर जड़ दिए जाते हैं। ये ताजमहल में आपको दिखाई पड़ेगा, और भी इमारतें हैं जिसमें पित्रा द्यूरा शैली का उपयोग हुआ है। अगला सवाल देखते हैं 44 में अकबर की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में सूबे की संख्या थी। तो 44 का उत्तर हो जाएगा का 15। पहले तो 12 थे, 3 और बढ़ गए बाद में। 45 संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें किस मुगल सम्राट के समय लिखी गई। आप देखिए जस्ट अपोजिट, औरंगजेब के समय सर्वाधिक लिखी गई। औरंगजेब संगीत का विरोधी था। अगला सवाल देखते हैं। शाही चित्रशाला की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो अलग से चित्रशाला की विभाग की स्थापना अकबर ने करवाई थी आगरा में। 47 दारुल बका कॉलेज की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो 47 का गा है शाहजहाँ ने। 48 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल स्थापत्य कृति में राम हनुमान की छवि का अंकन किया गया। तो सुनहरा महल में ये किया गया है शाहजहाँ द्वारा निर्मित। अगला सवाल मयूर सिंहासन तख्ते ताउस में कितने मोर बने थे। तो इसमें उत्तर है 24। अष्टकोणी मकबरे का अंतिम उदाहरण है। 50 का उत्तर था शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार में है। अष्टकोणी मकबरे का अंतिम उदाहरण है। मनसबदारों को देखिए, उसके बाद हुमायूं का मकबरा बना,
उसमें चारबाग शैली का उपयोग किया गया है। मनसब, अगला सवाल 51 नंबर, मनसबदारों को मासिक वेतन देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो 51 का है शाहजहां ने मासिक वेतन देना प्रारंभ किया था। 52, औरंगजेब के समय संगीत की पुस्तक मान कौतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके औरंगजेब को सौंपा। 52 का घ उत्तर है फकीरुल्लाह ने। अकबर के समय लिखे गए फारसी एवं संस्कृत भाषा के कोश फारसी प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर 53 का ख पदम शंकर ने। देखिए इसमें अगले सवाल में जा तक ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 54 का हुमायूंनामा गुलबदन बानो बेगम, ये सही है। अकबरनामा अबुल फजल 3 खंडों में लिखा, तीसरे खंड को आईन अकबरी कहा जाता है। तीसरा देखिए मुंतखब उत तवारीख बदायूनी ने लिखा है। अकबर का आलोचनात्मक इतिहास है इसमें। घा तुजु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, जो कि फारसी भाषा में है। पादशाह नामा, ये पादशाह नामा है, गलत से यहाँ पादशाह ना छप गया है, पादशाह नामा ये है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला है मुंतखबुल लुबाब खाफी खां, ये सभी सही है। 6 तक आप देखें, जो ऑप्शन तारीख़ फरिश्ता जुबैनी ने नहीं लिखा बल्कि मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता ने लिखा, तो इस आधार पर 54 का उत्तर जा हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, मजमूल बहरैन दो महासागरों का मिलन रचना किसकी है? तो इसका उत्तर 55 का है गा दारा शिको। दारा शिको औरंगज़ेब का भाई था, शाहजहां का पुत्र। ये उदार दृष्टि रखता था और इन्हें तमाम ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया या स्वयं भी किया। अगला देखते हैं 56 नंबर, रज्मनामा महाभारत निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, बिल्कुल सही है। आयार ए दानिश है ये, आयार ए दानिश पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, सही है ये आयार कर लीजिएगा। रामायण का अनुवाद 1589 में बदायूनी ने किया, ये भी सही है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना और पाइंदा खान ने किया था। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था अकबर के शासनकाल में। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया था, तो यही ऑप्शन इसमें ये सवाल जो है कथन सत्य नहीं है कर दीजिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यही 5वां कथन जो है, भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में फैजी ने नहीं किया था बल्कि टोडरमल ने किया था। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे फैजी ने लीलावती का किया था, गणित का ग्रंथ है लीलावती का अनुवाद फारसी में किया था। नहीं, इसमें है ऑप्शन है, 1 मिनट कुछ गलती हो रही है। 56 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? दिखाई नहीं दे रहा था ये ऑप्शन, तो इसलिए उस आधार पे वैसे भी बना सकते हैं आप जैसे मैं बनाया था। तो 56 का उत्तर हमारा हो जाएगा गा। 1 2 3 4 5वां गलत है, इस आधार पर भी उस आधार पर भी। सत्य है और सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर गा है 56 का। अगला देखते हैं, मुग़ल काल में किस भाषा को रेख्ता भी कहा गया है? तो उर्दू। एक शेर है, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो, गालिब सुना है किसी ज़माने में मीर भी था। तो इस प्रकार के मुग़ल काल में उर्दू का विकास मोहम्मद शाह रंगीला के समय सर्वाधिक हुआ। शुरू अगर देखा इब्तिदा में यानी आरंभिक जब उर्दू रेख्ता नाम से जानी जाती थी, तो एक प्रश्न आपको आगे भी मिलेगा इससे जुड़ा हुआ। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने, जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था, उसने दरबारी भाषा को ही उर्दू बना दिया था। वैसे तो मुग़लों की भाषा दरबारी फ़ारसी थी। 58 नंबर देख लेते हैं, मनसब व्यवस्था में सवार पद शुरू किया। सूची 1 दिया गया, उसको 2 से सुमेलित करना है। तो इस आधार पर मनसबदारी व्यवस्था में सवार पद शुरू किया, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो
इसका उत्तर है 58 का घ। पहले उत्तर देख लेते हैं, फिर उसके बाद मिलाते हैं। पहला का तीसरा, मनसब व्यवस्था में सवार पद शुरू किया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और दूसरे का देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा, पहला जहांगीर ने इसको शुरू किया था। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि दुअस्पा और सिंहस्पा की शुरुआत किसने की थी? तो ये जहांगीर उत्तर रहेगा, उसी को टिक करिएगा। अगला सवाल है, मनसबदारों के अपने पद हेतु निर्धारित संख्या का कम से कम 1/4 फौजी टुकड़ियां अवश्य रखनी होगी। अनिवार्य कर दिया हो या अनिवार्य कर दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए तीसरे का चौथा, शाहजहां ने। अब एक ऑप्शन बचा, मशरूत की शुरुआत की, तो औरंगजेब ने मशरूत जागीर देना शुरू किया। 59 नंबर, करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की? तो इसमें 59 का ए अकबर ने की थी करोड़ी नामक। तो अगला देखते हैं 60 नंबर, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य विभाजित था। सरकार, परगना, दस्तूर, मावदा, नागला में। तो ये बी उत्तर इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं 61 नंबर, सुमेलित नहीं है। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी, अभी देखा हमने। जहांगीर के समय भी 15 थी, शाहजहां के समय 18 हो गई और औरंगजेब के समय 20 हो गई। तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा, सूबों की संख्या जहांगीर के समय 15 ही थी। अगला देखते हैं, अकबर की जाप्ती एवं आईने दहसाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पूर्व किस शासक के अधीन था? तो टोडरमल झूसी इलाहाबाद के थे। ये अकबर किसी बात से इनसे नाराज़ हो गए, इलाहाबाद आया और इनके कत्ल करने के उद्देश्य से आया था, लेकिन सज़ा देने के उद्देश्य से। लेकिन जब इलाहाबाद इनकी योग्यता से प्रभावित हुआ तो इनको अपने साथ ले गया, अपना वित्त मंत्री बनाया। तो इसमें हो जाएगा शेरशाह, यानी शेरशाह के अधीन टोडरमल कार्य कर चुका था। 63 नंबर, दक्षिण में आईने दहसाला एवं जाबती की शुरुआत जहांगीर के समय किसने की? तो इसका उत्तर है 63 का ख, मुर्शीद कुली खान ने दक्षिण में आईने दहसाला और जाप्ती प्रणाली की शुरुआत की। अगला सवाल, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो हेमचंद्र हेमू था। आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने किया था। 66 नंबर देखें, किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये गा है, औरंगजेब ने। अगला सवाल, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई तंबाकू किस मुगल बादशाह के समय में शुरू की गई? तो ये जहांगीर के समय में शुरू की गई पुर्तगालियों द्वारा जो तंबाकू खेती। मैं यूरोपियों का भारत में आगमन में बता चुका हूँ कि पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों ने क्या क्या भारत को दिया। तो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की ही देन है, तो वो वाला वीडियो देखिएगा। और कमेंट्स आप लोग करते नहीं, कमेंट किया करें तो उससे पता चलेगा कि क्या कमी रह जा रही है इसमें और क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि फला क्वेश्चन में फला ऑप्शन या किसी भी प्रकार से कि ये और अच्छा कैसे बन सकता है, आप लोग हमें बताइए तो और अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि इससे पैसा कमाना है, बल्कि इसका उद्देश्य यही है। शुरू के 1-2 वीडियो में मैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसलिए कहा कि 200, 300, 400 जो भी हैं सब्सक्राइबर बन जाए कि चैनल चल रहा है पता चले। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पैसा कमाना, बल्कि ये कोरोना जैसी महामारी से झेल रहा है, पूरी दुनिया झेल रहा है, तो इसमें ऑनलाइन जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण हो गई है। तो ऐसे समय में आप लोग भी खाली बैठे होंगे, तो इसलिए मैं सोचा कि वीडियो बना के कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ पहुँचे। तो 67 का जो देखते हैं हम लोग, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई तंबाकू की फसल किस मुगल बादशाह के समय में शुरू की गई? तो ये तो हो चुका है। अगला देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित इमारतों में से किन्हें विश्व धरोहर स्मारक सूची में
के अंतर्गत शामिल किया गया। इसमें कई इमारतें हैं, पहले भी शामिल की जा चुकी हैं और अब भी आज क्वेश्चन अगर आज देखा जाए तो कई इमारतें हैं, लेकिन अगर इसके उत्तर के हिसाब से देखा जाए, प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन दिया है, तो 68 का हमारा उत्तर हो जाएगा घ का और ख, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। अगला सवाल देखते हैं, अकबर के किस निर्माण कार्य को फर्गुसन ने पत्थर में रोमानी कथा कहा है? तो 69 नंबर का उत्तर है घ, जामा मस्जिद। 70 जामा मस्जिद, यानी ये वो जामा मस्जिद है जो सिकरी में है, अकबर द्वारा निर्मित है। सलीम चिश्ती के मकबरे के बगल में बुलंद दरवाजे उसी प्रांगण में है। अकबर के विषय में एक बहुत बड़ा मदरसा भी है उसमें, सिकरी में। अकबर के विषय में किस इतिहासकार ने कहा, बादशाह ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क एवं हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहनाई। तो ऐसी कल्पना उसका दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की है। तो इस हिसाब से उत्तर जो होगा अबुल फजल हो जाएगा। 71 नंबर, किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया? तो ये अकबर का मकबरा है, इसमें गुंबद नहीं दिखाई पड़ेगा। आप चारों तरफ आपको मीनार दिखाई पड़ेगा, मीनार बनाया गया है इसमें। आगरा में है, सिकंदरा में, मथुरा, आगरा से मथुरा जाने लगे तो आपको मिलेगा। 72 नंबर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग कहा जाता है? तो इसमें शाहजहां उत्तर होंगे। ताजमहल आप देख रहे हैं संगमरमर का, और भी जो इमारतें बनी वो भी संगमरमर का बहुतायत में प्रयोग किया गया, तो इसीलिए इसको संगमरमर का युग कह दिया गया। प्रथम क्लासिकी युग गुप्त काल को माना गया है माना जाता है। द्वितीय क्लासिकी युग किस समय को माना जाता है? तो मुगल काल उत्तर हो जाएगा इसका ग। अगला देखिए, इसको मिला लीजिएगा, विदेशी यात्री हैं किसके समय में आए हैं? तो 74 का उत्तर हमारा हो जाएगा ख। अगला देखते हैं, शाहजहां के पुत्रों के में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण वाला एवं वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह था। अगला देख लेते हैं, इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किस मुगल युगीन रचना को मुगल राज्य का गैजेटियर कहा है? तो ये मासिर आलमगीरी, इसका भी आगे आएगा, लेखक कौन है? 77 तुजु के जहांगीरी पुस्तक को अंतिम रूप किसने दिया? यानी तुजु के जहांगीरी का अंतिम भाग लिखना तो जहांगीर ने शुरू किया था, लेकिन अंतिम भाग इसका लिखा है 77 का ग, मोहम्मद हादी ने। अगला देखते हैं, किस मुगल राजकुमार ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर अकबर नाम महान रहस्य नाम से कराया? तो ये इसमें दारा शिकोह उत्तर हो जाएगा। फिर 79 नंबर, मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो ये आसान सा सवाल है, फारसी। 80 देखते हैं, प्रोफेसर कावेल ने किस कवि को बंगाल का क्रेब कहा है? तो 80 का उत्तर हमारा हो जाएगा का, मुकुंद राम चक्रवर्ती। 81 नंबर देख लेते हैं, अकबर द्वारा दी गई उपाधियों में कौन सा असत्य है? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम, बिरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र, लेकिन शौकी को आनंद खां की उपाधि नहीं दिया था अकबर ने। तो उत्तर डी। 82 देख लेते हैं, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने उर्दू के प्रचार के लिए दक्षिण के प्रसिद्ध कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में आमंत्रित किया? मैं पहले भी बता चुका कि मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो उर्दू को राजकीय भाषा उर्दू के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 83 नंबर का सवाल देखते हैं, ग, इसका उत्तर है हरगोविंद सिंह। कि सिख गुरु ने सैनिक प्रशिक्षण देना आरंभ किया? अगला देखते हैं, मुगल कालीन सिक्कों पर नूरजहां का नाम कब से अंकित होने लगा? 84 का उत्तर है ख, 1622 से। अब अगला सवाल देखते हैं, मुगल काल में वजीर पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसमें उत्तर है 85 का घ, असद खां नामक व्यक्ति सर्वाधिक दिनों तक मुगल काल में वजीर पद पर बना रहा। अगला सवाल देखते हैं, मुगल काल में उर्फी कानून किन मामलों से
संबंधित था या संबद्ध था, तो 86 का हमारा उत्तर हो जाएगा का व्यापार एवं संपत्ति से। व्यापार एवं संपत्ति से संबंधित कानून जो था वो उर्फी कहलाता था मुगल काल में, उर्फी कानून। 86 के बाद 87 देखते हैं। पानीपत युद्ध यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के विजयोपरांत वहाँ के शासक ने बाबर के पुत्र यानी भारत के उस समय के एक, इसमें राज्य दिया काखागा, एक पुत्र ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो 87 का उत्तर हमारा हो जाएगा गा। 88 देखिए, यानी ग्वालियर उसमें दिया है, ग्वालियर के शासक ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 88 इस्फहान मध्य युग में किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ईरान के लिए प्रयुक्त हुआ है। 89 देख लेते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में एक भी मस्जिद नहीं बनी, तो 89 का हमारा उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। बाकी आप औरंगजेब के समय पा जाएंगे, शाह आलम के समय, शाहजहां के समय जामा मस्जिद का ही निर्माण हुआ। 90 मुगल कालीन चित्रों में कौन सी घड़ी दर्शाई गई है, तो 90 का बी रेत घड़ी दर्शाई गई है। देखिए बहुत ही इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में बनते हैं, ये सुमेलित नहीं है। अलतमगा जहांगीर द्वारा प्रारंभ विशेष शाही कृपा पात्र धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी। तो अलतमगा जहांगीर द्वारा जागीर शुरू किया गया, इसमें एक मुहर लगी होती थी अलतमगा नाम से, इसलिए जागीर को अलतमगा जागीर कहा जाता था। वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को, यानी धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाएं जो जुड़ी होती थी, जो व्यक्ति जुड़े होते थे उन्हें दिया जाता था ये। वतन जागीर, इसे मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब मारवाड़ के संदर्भ में किया। ठीक है, वतन जागीर का मतलब होता है अधीनस्थ राजा जो हैं उनके अधीन जो जागीर है उन्हीं को दे दिया जाए, यानी मुगल अधीनता स्वीकार करें उन्हीं को दे दिया जाए। तो अधीनस्थ जागीर प्रायः राजपूतों के शासन, राजपूताना में ऐसी जागीरें काफ़ी दी गई थी। तो अगला देखिए, मदद मास शैरुगार और मिल्क अम्लक भूमि के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में इसे शासन कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। वो चा देखते हैं, एम्मा गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं को दी जाने वाली जागीर थी, तो यही गलत है चा वाला। एम्मा जो है मुसलमान धर्मगुरुओं को दी जाने वाली जागीर थी। आइए 92 देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुगल महिलाओं से संबंधित प्रश्न है। गुलबदन बेगम अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी, यानी बहुत अच्छी जानकार थी। तो इन्होंने ही हुमायूंनामा जैसा कि पहला देखा हम लोगों ने लिखा। जैबुन्निसा औरंगज़ेब की पुत्री थी। औरंगज़ेब ने इसे अकबर से, ये औरंगज़ेब का पुत्र अकबर द्वितीय था, तो उससे ये पत्र व्यवहार किया। औरंगज़ेब नाराज़ हुआ इनसे, इनको उठा के दिल्ली निर्वासित कर दिया। तो दिल्ली में इन्होंने बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय स्थापित करवाया। अगला देखिए, अस्मत बेग इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। जहांआरा औरंगज़ेब की पुत्री थी, यही गलत है। जहांआरा औरंगज़ेब की पुत्री नहीं थी, औरंगज़ेब की बहन थी। शाहजहां के बंदी जीवन में जब मुसम्मन बुर्ज में औरंगज़ेब ने कैद कर दिया था, तो उनकी सेवा जहांआरा ही कर रही थी शाहजहां की। महामंगा के बारे में देख लेते हैं। महामंगा अकबर की दामाद थी। अकबर जब छोटा था तो उसका संरक्षक बैरम खां हुआ, लेकिन 1560 से बैरम खां के पतन के बाद आप देखेंगे 1560 से 62 तक मुग़ल प्रशासन हरम से चलता है। 62 तक हरम वह स्थान होता है जहाँ मुग़ल महिलाएं, उनकी बहन, उनके परिवार सब रहा करते थे। तो हरम मतलब होता है पवित्र, हरम पवित्र स्थान को कहते हैं। तो मुग़ल काल में यानी राजकुमार जो होते हैं उनका लालन पोषण प्राय यही हुआ करता था। तो महामंगा इसी हरम से मुग़ल प्रशासन चलाती थी। 1560 से 62 तक पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। और जो मुग़ल महिलाओं में ये महामंगा का प्रभाव था उस समय प्रशासन में। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इससे भी कम से कम 8 क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। एक तो ये बन सकता है अकबर के समय अग्रणी चित्रकार कौन था, दशवंत। दूसरा ये बन सकता है कि अकबर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार
कौन था? बसावन। 2 हो गए। जहांगीर के समय अग्रणी चित्रकार कौन था? बिशन दास। और ये पूछ सकता है कि सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। 4 क्वेश्चन हो गए। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिरुल अस्र की उपाधि दी थी, यानी कि जहांगीर ने किसे नादिरुल अस्र को उपाधि दी थी? तो ये 5 हो गया। अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि दी थी, यानी जहांगीर ने किसको नादिरुल जमा की उपाधि दी थी? तो 6 हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जहांगीर के उस्ताद मंसूर किस विषय का विशेषज्ञ था? तो पक्षियों का विशेषज्ञ ये था। अबुल हसन कौन था? छवि चित्रकारी के लिए। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इसमें सब कथन सत्य हैं। देखिए, किताबों से संबंधित प्रश्नों को इसमें शामिल कर दिया हूँ। आजकल प्राय ऐसे ही प्रश्न तमाम एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, परीक्षाओं में। 94 देखते हैं। बादशाहनामा। बादशाहनामा का लेखक, यही गलत है। बादशाहनामा का लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। बादशाहनामा बदायूनी सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। बादशाहनामा बदायूनी नहीं लिखा। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा। बादशाहनामा मोहम्मद वारिस ने लिखा। तो इसमें जो है मोहम्मद अजमी कजवीनी, ये वाला बी वाला ऑप्शन गलत है। इसमें बादशाहनामा बदायूनी ने नहीं लिखा था, बल्कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। बादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी। तो इस प्रकार से बादशाहनामा कई लोगों ने टाइटल दिया है अपनी किताबों का। तो इसमें जैसा कि देखिए, बादशाहनामा मोहम्मद वारिस, बादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी, बादशाहनामा बदायूनी के जहाँ अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। तो इस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से उत्तर बी होगा। नहीं, सॉरी, एक मिनट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हाँ, यही सही होगा, बी वाला। बादशाहनामा बदायूनी ने तो लिखा है मुंतखबुत तवारीख, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में जो सोने की चांदी की दलदल है दफन हो जाता है, ये कथन किस विदेशी यात्री का है? तो ऐसा प्रश्न जब पूछता है प्रायः, तो उसमें आप आता है तो ठीक है, नहीं इसमें कोई गेस भी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई विदेशी यात्री हैं। तो इस 95 का उत्तर हो जाएगा हाँ, बर्नियर ने। फिर किताबों से प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमले सालेह। तो अमले सालेह ही सुमेलित नहीं है, इसको मोहम्मद सालेह तंबू ने लिखा था। मोहम्मद सालेह तंबू ने इसको लिखा था। अगला देखिए, ये बाकी सब सही हैं। 97 मिरात आलम बख्तावर खां सुमेलित हैं। जीनतुल तवारीख अजीज़ुल्लाह, लुब्बतुत तवारीख राय भारमल, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम सिराजी। तो इसका उत्तर जो है चा हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, ये भी किताबों से संबंधित प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मासरे आलमगीरी, साकी मुस्तैद खां, मोहम्मद साकी मुस्तैद खां, तारीख़ मुल्क ए आसाम, साहबुद्दीन तालश, मुंतखबुल लुबाब खाफ़ी खां, ये तारीख़ ए अकबरी इन्होंने नहीं लिखा ईश्वर दास नागर ने, तो यही गलत है। अगला देखते हैं 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मुग़ल बादशाह यानी था, कौन मुग़ल बादशाह था हज के लिए मक्का की यात्रा की थी उसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगज़ेब, अकबर, शाहजहाँ। इसका उत्तर किसी मुग़ल बादशाह ने के हज का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि अगर हज करने के लिए जाते हैं उनका साम्राज्य ही सुरक्षित न बचता। यदि मैं कोई अन्यायपूर्ण कार्य कर बैठूं तो स्वयं अपने विरुद्ध फैसला देने को उठ खड़ा होऊंगा, किसने कहा था? तो यह कथन अकबर का है। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने देखा 100 प्रश्नों को। लोगों ने कई लोगों ने फ़ोन किया मेरे पास कि सर इस तरह प्रश्न थोड़ा और तेज़ी पढ़ाएंगे तो कम समय में
हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव के ही तरह पढ़ा गया। कम से कम समय में 100 प्रश्नों को इसमें देखा गया। अगला जो वीडियो होगा मुगल कालीन भाग 2 होगा। फिर ऐसे करके हम आधुनिक भारत तक आएंगे। फिर उसके बाद प्राचीन काल का भी वीडियो देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद एक एक टॉपिक का हम लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, उसकी व्याख्या सहित वो वीडियो। तो धन्यवाद।